हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आइए फिर से मैं रंजित कुमार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स जोन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 3 ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बात करने वाले नहीं हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ एडिशनल चीज़ों के बारे में, ठीक है। जैसे क्लास 9th में केपलर लॉ ग्रेविटेशन चैप्टर के अंतर्गत ही आता है, और केपलर लॉ के साथ साथ हम लोग स्टडी करेंगे एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² को डेरिवेट करके आखिर ये फार्मूला ग्रेविटेशन के लिए क्यों यूजफुल था और न्यूटन इस फार्मूला को किस तरह से डेरिवेट किए होंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं इन दो चीज़ों को। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे केपलर लॉ क्या है। तो आपको बता दें केपलर साहब प्लैनेट के लिए, वैसे डिस्कवरी प्लैनेट का जो है ना केपलर साहब ही किए थे। अगर कोई आपसे पूछे अर्थ का डिस्कवर, तो अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो उनके अनुसार इसका भी जो डिस्कवरर है वो केपलर ही है। इनका पूरा नाम जॉन केपलर, पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपलर लॉ क्या है, ठीक है। बहुत ही बेहतर पॉइंट है केपलर लॉ। केपलर टोटल प्लैनेट के लिए 3 लॉज दिए थे, जिसमें 2 लॉज उन्होंने 1608 में डेरिवेट करके दिए थे, वो थियोरिकल लॉ है। और थर्ड लॉ को डेरिवेट करने में, थर्ड लॉ को तैयार करने में, देने में, फ्रेम करने में उनको पूरे 10 साल का समय लगा था। यानी जो लॉ उन्होंने 2 दिए थे वो 1608 का लॉ था, और जो थर्ड लॉ उन्होंने दिया था ना वो 1618 का लॉ था, पूरे 10 साल का। आखिर थर्ड लॉ में ऐसा क्या था जो केपलर साहब को पूरे 10 साल का टाइम लग गया। तो हम लोग स्टडी करते हैं सबसे पहले केपलर लॉ को, ठीक है। तो केपलर साहब का जो लॉ है वो सिर्फ प्लैनेट के लिए है। वो लॉ जो है ना सिर्फ प्लैनेट में ही एप्लीकेबल होता है। अब आप जानिए प्लैनेट क्या है। प्लैनेट एक तरह का यूनिवर्सल पार्टिकल है, हेवनली बॉडीज है जो सन के अराउंड में मूव कर रहा है। तो इनके जो फर्स्ट लॉ है ना वो प्लैनेट के मोशन और उनके पोजीशन को ही दर्शाता है। यानी फर्स्ट लॉ में साफ साफ लिखा गया है कि प्लैनेट जो है ना वो सन के चारों ओर मोशन कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और वे किस तरह से घूम रहे हैं, तो एक इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं, ओवल पाथ पे घूम रहे हैं, ठीक है ना। इलिप्टिकल और ओवल में इलिप्टिकल और सर्कल में आपको हम थोड़ा सा डिफरेंस भी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब स्टडी करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए केपलर लॉ को। तो आपको याद रखना है केपलर सर ने 3 लॉ दिए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ जो था वो 1608 में, सेकेंड लॉ भी 1608 में, लेकिन थर्ड लॉ को उन्होंने 1618 में पब्लिश्ड करके दिया था हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं वो केपलर लॉ है क्या, ठीक है। केपलर लॉ केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बहुत ईजी टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे केपलर के लॉज को बारी बारी से। तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या है, ध्यान देके आप देखेंगे। केपलर फर्स्ट लॉ में बोला गया कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सब सन के अराउंड में मूव कर रहे हैं, और वे मतलब प्लैनेट जिस पथ पे मूव कर रहे हैं उनका जो शेप है वो ओवल टाइप का है, इलिप्टिकल टाइप का है। और उस इलिप्टिकल टाइप के शेप में 2 फोकस है, ठीक है, जिसमें एक फोकस पे सन सिचुएटेड है। अब हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, बढ़िया से समझिएगा। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन ellipse. The orbit of a planet is an ellipse with the sun.
with the sun with the sun at the one of the foci। अब आप समझिए बढ़िया से, बहुत ईजी है। क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमने पहले आपको बोल दिया कि सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड में मूव कर रहे हैं, और जो ऑर्बिट है प्लैनेट का मूव करने का ना, वो इलिप है। इलिप्स मतलब होता है अंडाकार, ओवल, इस टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप के पथ पर सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं। आपका जो पथ का शेप दिया गया है, जो घूमने का ऑर्बिट दिया गया है, वो ऑर्बिट इलिप्स टाइप का है, और इसमें दो फोकस है। जैसे आप मान लीजिए एक यहाँ पर फोकस है और यहाँ पे फोकस है। इन दोनों फोकस में से किसी एक पर, एट द वन ऑफ द फोकी, ठीक है, किसी एक पर आपका सन जो है ना वो सिचुएटेड है। सपोज करिए आपका सन यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, और ए वाले जो पथ दिखाई दे रहा है आपको, ए वाले जो ऑर्बिट दिखाई दे रहा है आपको, इस ऑर्बिट पे आपका प्लैनेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझ लीजिए, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, इज एन इलिप्स। जो प्लैनेट के घूमने का ऑर्बिट है सन के अराउंड में, वो इलिप्स है विथ द सन एट द वन ऑफ द फोकी। और जो एक इसमें जो दो फोकस है इलिप्स पथ में, उसमें किसी एक फोकस पे आपका सन सिचुएटेड है। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड जो लॉ है, ठीक है, सेकेंड जो लॉ है इनका, वो ये कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट एंड द सन, मतलब एक लाइन ज्वाइनिंग है, एक लाइन है जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करती है, ठीक है ना। और वो जो ज्वाइन करती है ना, तो उनके द्वारा, ठीक है, एंड द सन स्वीप ऑफ एरिया, स्वीप ऑफ एरियाज, ठीक है, इनका जो एरिया स्वीप करेगा, ठीक है ना, इन इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। याद रखना है, स्वीप एरिया जो है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये दो लॉ ध्यान देके देखिए। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लैनेट, ठीक है, आप मान लीजिए कोई एक प्लैनेट है, कोई एक सन है, सॉरी इस तरह से है, कोई एक यहाँ पे सन है और यहाँ पर कोई प्लैनेट है। तो इनके द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा, सपोज करिए कि ये प्लैनेट यहाँ से मूव करके यहाँ तक आया इस टाइप से, ठीक है, तो ये जो एरिया स्वीप हुआ ना, ये जो एरिया कवर किया गया प्लैनेट के द्वारा, वो स्वीप एरिया जो रहेगा सन का, उस एरिया के इक्वल रहेगा। और इक्वल एरिया स्वीप करने में जो टाइम इंटरवल रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। एक बार बढ़िया से फिर समझिए, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, एंड द सन, जो प्लैनेट में लाइन ज्वाइनिंग होगी सन और प्लैनेट के बीच में, सन के द्वारा जो स्वीप एरिया रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो बराबर समय में रहेगा। आप सोचिए हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से गोल है, इस टाइप से है। अब ये सन के चारों ओर मूव कर रही है, तो ये आधे पार्ट का जो एरिया है वो सन को लाइट देती है, तो पूरे 12 आवर तक देती है। तो आधे पार्ट में सन का क्या रहता है, डार्कनेस रहता है। अभी वापस आधे पार्ट जो डे वाला सिस्टम में आने के लिए है, तो वो डे वाले सिस्टम में आने के लिए फिर उसको वापस 12 घंटे का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टोटल 12 घंटे में जो एरिया उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था, स्वीप किया था, वो एरिया अब नेक्स्ट 12 घंटे के लिए बच गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट के सन के द्वारा जो स्वीप ऑफ एरिया है ना, वो इक्वल टाइम में, सॉरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल होता है। मतलब अगर कोई प्लैनेट हाफ चक्कर 5 घंटे में लगा लेती है सन का, तो रेस्ट जो चक्कर बचेगा हाफ, उसमें भी उसका 5 घंटा का टाइम लगेगा। थर्ड लॉ, ये दोनों लॉ से बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड लॉ है। अगर हम लोग थर्ड लॉ पढ़ते हैं बढ़िया से,
तो हमें 1 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² को प्रूव करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है, उसको डेरिवेट करने में हेल्प मिलेगा। तो जो थर्ड में कहा गया है कि मान लीजिए कोई प्लैनेट सन से r मीटर की दूरी पर है। अब ऐसे कोई प्लैनेट है इस टाइप से, सपोज करिए यहाँ पे सन है और यहाँ पर कोई प्लैनेट अराउंड में मूव कर रहा है, तो इनके जो टोटल डिस्टेंस का मीन होगा, माध्य होगा, एवरेज होगा, ठीक है ना, जो सन से अर्थ, जैसे यहाँ पे कोई प्लैनेट है और यहाँ पे सन है, तो सन से प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो r है। तो r का मीन मतलब बहुत सारे अगर r आपको रहेंगे उसका आप मीन निकालेंगे तो r मिलेगा। तो टोटल r का जो मीन है, ठीक है, उसका क्यूब जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिट पीरियड ऑफ टी के। अब मान लीजिए किसी प्लैनेट को पूरा एक चक्कर काटने में t टाइम लगता है और सन से उस प्लैनेट का डिस्टेंस r मीटर की दूरी पर है, तो r का जो क्यूब होगा, मीन ऑफ r का जो क्यूब होगा वो ऑर्बिट के टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ध्यान से सुनिए, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, जैसे क्यूब ऑफ मीन हमने r निकाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन से प्लैनेट का, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिट पीरियड टी। स्क्वायर मतलब स्क्वायर दे दिए, ऑर्बिट पीरियड हमने टाइम को टोटल टी मान लिया। तो ये बोलता है केपलर का थर्ड लॉ। देखिए हम लिख देते हैं इधर, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। द मीन ऑफ द डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस का जो मीन होगा फ्रॉम द प्लैनेट, अच्छा क्यूब छूट गया, 1 मिनट मिस्टेक हो गया। द क्यूब ऑफ द मीन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, द क्यूब ऑफ द मीन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट टाइम पीरियड, ठीक है, बहुत तेजी, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर ऑफ द, अब देखिए ध्यान देके, अब आप ध्यान देके समझिए कि मानिए कोई एक प्लैनेट सन से r मीटर की दूरी पर है, तो अगर हम r मीटर का मीन निकालेंगे तो r आएगा। अब r का आप क्यूब कर दीजिए, लिखा हुआ है द क्यूब ऑफ द मीन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर कोई प्लैनेट सन से r मीटर की दूरी पर है तो आप उसका मीन निकालेंगे, जाहिर सी बात है r मिलेगा। तो r का जो क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस ऑर्बिट में जो घूमने में प्लैनेट के द्वारा टाइम लगेगा उसके, ठीक है, स्क्वायर के। तो हमने क्या किया, क्यूब ऑफ r लिखा तो r क्यूब हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ t लिखा तो t स्क्वायर हो गया। अब इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो r क्यूब बराबर हो जाएगा kt स्क्वायर। आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जहाँ जहाँ इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, तो हम लोग जहाँ जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हटाएंगे, वहाँ वहाँ हम लोग को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, इक्विलेट करने के लिए इक्वल का चिन्ह, ठीक है, और साथ में उसी का एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर केपलर के थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, तो इसको हटाकर हम लोग यहाँ पर इक्वल के चिन्ह जोड़ेंगे, और इक्वल के चिन्ह जोड़ने के साथ साथ हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ेंगे जिस टर्म से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, जिस टर्म को हम पढ़ेंगे। तो हम लोग केपलर के लॉ को पढ़ रहे थे, यहाँ पर के जो है ना वो केपलर का एक कांस्टेंट है, तो हम लोग के को केपलर कांस्टेंट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। केपलर के फर्स्ट लॉ में कहा गया द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट द वन ऑफ फोकी, यानी
जो भी प्लैनेट सन के अराउंड में मूव कर रहे हैं वो सारे के सारे एक इलिप्टिकल पथ पे मूव कर रहे हैं, और उस इलिप्टिकल पथ में दो फोकस होता है, ठीक है, जिसमें एक फोकस पे आपका सन को सिचुएट किया गया है। दूसरे लॉ में कहा गया है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट एंड द सन, अगर एक लाइन है जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो स्वीप ऑफ एरिया जो सन रहेगा वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले ही बता दिया कि अगर कोई प्लैनेट का पूरा आधा भाग सन के सामने रहता है तो फिर वापस आधा भाग को स्वीप करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना आधा भाग सन के सामने था। आप सपोज करिए आपके कि यहाँ 12 घंटे का दिन होता है तो वापस 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि आप अगर धरती के आधे पार्ट पर सन की लाइट जा रही है 12 घंटे तक, तो टोटल लाइट वाले एरिया को स्वीप करने में सन को वापस और 12 घंटा लगेगा, तो अर्थ सीधा घूम के सीधा हो जाएगी। तो 12 आवर और 12 आवर 24 आवर का दिन आपके यहाँ होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ में क्या था कि अब मान लीजिए कोई प्लैनेट सन से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है और उस प्लैनेट को सन के अराउंड में पूरा एक चक्कर लगाने में t सेकेंड का टाइम कवर होता है, टाइम टेक होता है। तो क्यूब ऑफ द आर जो है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट टाइम पीरियड का। तो हमने डिस्टेंस क्या माना r, तो क्यूब ऑफ r को r क्यू लिखेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने टाइम पीरियड क्या माना t, तो स्क्वायर ऑफ t हो जाएगा तो t स्क्वायर लिख देंगे, r क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर। इसी को हम लोग केपलर का थर्ड लॉ बोलते हैं। तो r क्यू बराबर क्या हो जाएगा के टी स्क्वायर, ठीक है। के बराबर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, के बराबर आपका हो जाएगा, या आर क्यू बराबर आप इतना भी लिख सकते हैं के टी स्क्वायर। अभी इस फॉर्मूला को हम लोग जस्ट एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर को डेरिवेट करने में यूज करेंगे। जस्ट थोड़ा देर आप वेट करिए, तब तक हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब हम लोग केपलर लॉ पढ़ लिए, ठीक है। केपलर लॉ में खास बात ये था कि हमें प्लैनेट के पोजीशन पता चला, प्लैनेट किस तरह से सन के अराउंड में मूव कर रहा है वो पता चला, प्लैनेट कितना टाइम में कितना एरिया स्वीप करेगा सन के द्वारा वो पता चला। और थर्ड लॉ जो है ना वो हम लोग को ग्रेविटेशन के एक फॉर्मूला को सॉल्व करने में, डेरिवेट करने में बहुत बड़ा मदद करने वाला है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ठीक है। इसको डेरिवेट करना है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एफ फोर्स है। अब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स है, और वो भी यूनिवर्सल बॉडीज के सेंटर से। ये बात आपको भूलना नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स लाइन एडजॉइनिंग फोर्स है, जो किसी भी पार्टिकल में अगर अप्लाइड होता है तो उन दोनों पार्टिकल के सेंटर से अप्लाइड होगा। ये बात आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो दो पार्टिकल के मास के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करके लाना है कि अगर कोई पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है और उनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस है r मीटर का, तो जो फोर्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द 1/r स्क्वायर के। देखिए इसे हम 2-3 मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको एक मेथड बताते हैं, अब ध्यान देकर समझिए। इसमें आप केपलर थर्ड लॉ को यूज करिएगा, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिट है, ठीक है, और यहाँ पे सन है। देखिए एक चीज़ हम बुलाना भूल गए, आपका सन जो है अर्थ जो है या प्लैनेट जो है इस तरह के ऑर्बिट में मूव कर रहा है सन के अराउंड में, इस तरह के ऑर्बिट में। यहाँ पे क्या है सन है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लैनेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ओवल बोलते हैं, इलिप्टिकल बोलते हैं। और ये जो है ना ये सर्कल है, ये जो है सर्कल है, और ये जो है इलिप्टिकल है, ठीक है। दोनों में खास फर्क है। देखिए सर्कल में क्या होता है कि सर्कल में सेंटर से सारा डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। यानी अगर सेंटर से हम इधर 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 मापे तो सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो सारा का सारा आपस में इक्वल होता है। और इस इक्वल डिस्टेंस को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको आप लोग रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इलिप्टिकल में क्या होता है, ओवल में क्या होता है
कि ओवल में सेंटर से सारा डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, सेंटर से सामने वाला डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। यानी क्रॉसपॉन्डेंस पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल होगा। अब आप यहाँ पे इलिप्टिकल का सेंटर मान लीजिए, तो अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं ना तो ए वाला लाइन के बराबर हो जाएगा, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक लाइन ऐसे खींच देते हैं तो अब ए वाला लाइन इसकी इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला कि सेंटर से सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होगी इलिप्टिकल पाथ में, सेंटर से सिर्फ सामने वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर हमने ए सामने से एक लाइन खींचा तो सेंटर से ए वाला डिस्टेंस के इक्वल होगा, लेकिन ए वाला लाइन इसके इक्वल नहीं होगा। अब ए वाला लाइन इसके इक्वल होगा। इस तरह से एक और अगर हम लाइन खींच देते हैं इस तरह से, तो ए वाला लाइन जो है ना ए वाला लाइन के इक्वल होगा। तो इनके जो करस्पॉन्डेंस पॉइंट के डिस्टेंस होंगे वो इक्वल होंगे। याद हो गया आपको, सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब आप किसी चीज़ को, ये ओवल का मतलब होता है कि सारे पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है ऐसे सामने वाला इक्वल होना चाहिए, याद रहेगा आपको। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दे, चिपट दे तो थोड़ा गोल हो जाएगा। अब जो चक्कर काट रहा है, जो भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड में, वो सपोज करिए कि ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहे हैं। ये पाथ कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर पाथ पर जब कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो वो अपना वेलोसिटी बार बार चेंज करेगा। देखिए, अगर प्लैनेट यहाँ आ जाएगा तो वेलोसिटी इधर, प्लैनेट यहाँ आ जाएगा तो वेलोसिटी इधर, प्लैनेट इधर जाएगा तो वेलोसिटी इधर। अब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है, यानी ये जो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, यानी प्लैनेट जो सन के अराउंड में गोल गोल घूम रहे हैं, वो एक तरह का फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इस सन के चारों ओर घूम रहा है प्लैनेट कोई, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। अब जाहिर सी बात है, फोर्स लग रहा है तो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, यानी वेलोसिटी इसका वेरी कर रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। किसमें, इस प्लैनेट में, ठीक है। अब जैसे ही इस प्लैनेट में फोर्स अप्लाइड हो रहा है, फोर्स के कारण इस प्लैनेट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो अब मान लीजिए एक्सेलरेशन भैया ए है, ठीक है। अब आगे चल के आप जैसे 11th में जाएंगे तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ना होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहने से साफ साफ पता चल रहा है कि वो सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा। अब सेंटर किस में होगा, सर्कल में होगा। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो सेंटर के अराउंड में मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टिकल का जो झुकाव होगा वो सेंटर की ओर होगा। अब झुकाव सेंटर की ओर है, लेकिन सेंटर में गिर तो नहीं रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स है जो उसे सेंटर में गिरने से बचा रहा है या सेंटर में ना गिरने दे रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो वो जो फोर्स रहता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। याद रखना है आपको, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और सेंटर के अंदर में कोई बैलेंस उसको, सेंटर के अंदर में कोई फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब आप देखिए, ये प्लैनेट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और प्लैनेट पे फोर्स F लग रहा है और इसमें एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हो रहा है। अब आगे आप चल के पढ़ेंगे कि ये जो A है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए बन जाता है v²/r, बहुत ही v²/r। तो अब देखिए, कोई प्लैनेट है जो इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है और प्लैनेट और सन के बीच में फोर्स F लग रहा है। फोर्स F लगने के कारण उस प्लैनेट में एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हो रहा है। तो भैया न्यूटन का सेकेंड लॉ देखिए आप लोग, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, बहुत ईजी है, कोई बात नहीं है। अब हमने क्या बोला कि जब भी इलिप्टिकल फोर्स की बात होती है, ड्यू टू सेंटर फोर्स की बात होती है, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है ना, वो हो जाता है v²/r। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। अब आप बताइए, हम A को सब्स्टिट्यूट करके v²/r लिख देते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v²/r। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकेंड टर्म में आइए। सेकेंड टर्म में केपलर के थर्ड लॉ को पढ़िए। केपलर के थर्ड लॉ में लिखा हुआ है कि कोई भी प्लैनेट जो है ना, वो सन के अराउंड में, कोई भी प्लैनेट जो है जब वो सन के अराउंड में घूम रहा है तो उसका मीन ऑफ डिस्टेंस, तो आप विचार करिए इसका डिस्टेंस कितना होगा।
ये मान लीजिए कोई प्लैनेट पूरा घूमने में टाइम टी लगाता है, ठीक है। तो जब पूरा घूमने में टाइम टी लगा दिया तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? तो इस सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो कवर किया होगा 2πr, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी है वो हमने क्या मान रखा है? v मान रखा है। तो अब आप बताइए v बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन बाई टाइम होता है। तो v के लिए हम स्पीड के लिए लिखेंगे 2πr अपॉन बाई टी। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए। v बराबर 2πr अपॉन बाई टी। ध्यान से सुनिएगा एक बात, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या बोला थोड़ा देर पहले कि अगर हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में प्रोपोर्शनल चिन्ह देकर के रिलेशन बनाते हैं तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम दो चीज़ का यूज करते हैं, एक कांस्टेंट का और एक इक्वल साइन का। अब यहाँ पे हमको उसके अपोजिट वर्क करना है। यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने नहीं है, प्रोपोर्शनल चिन्ह को वापस जोड़ना है। भाई हटाना था तो इक्वल का चिन्ह लाए थे, कांस्टेंट लाए थे। अब यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनल चिन्ह को ऐड करना है, सरदर्द है, ऐड करेंगे। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को ऐड करेंगे तो हमारा ये जो बराबर यानी इक्वल जो है ना वो गायब हो जाएगा और इक्वल के साथ साथ कांस्टेंट भी गायब हो जाएगा। तो आप बताइए कांस्टेंट इसमें कौन है? 2 और पाई है। तो a इक्वल 2π सारा का सारा हट जाएगा। तो क्या बचेगा? v बराबर, अब v तो बराबर हटा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r अपॉन बाई टी। हम बढ़िया से लिख देते हैं, आप समझिएगा, r अपॉन बाई टी। अब इसको आप इक्वेशन सेकेंड अभी नहीं मानिए, चलिए इस फिगर को मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब आप बताइए हमें यहाँ पर क्या मिला है? v स्क्वायर मिला है और यहाँ पर क्या मिला है? v मिला है। अगर हम इसको स्क्वायर कर दे, v को v स्क्वायर लिख दे, देखिए v को v स्क्वायर लिख दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर अपॉन बाई टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। भाई एक साइड आप स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर आपका हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अब हम v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर अपॉन बाई टी स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करिए, आप इस लॉ को पढ़िए बड़ा ध्यान से। इस लॉ में क्या कहा गया है कि क्यूब ऑफ द मीन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट टाइम पीरियड। कहा गया है कि आप अगर किसी प्लैनेट के सन से मीन डिस्टेंस को r लेते हैं तो r के क्यूब को आप, ठीक है ना, r के क्यूब को आप टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। यहाँ तक इसको रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम r को टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करके r क्यों लिख सकते हैं। देखिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इक्वल है, ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूट करके हम आर क्यू लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता है तो हम थोड़ा देर रफ कर देते हैं। आप देख लीजिए, आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, मतलब सीधा सीधा ये है कि आर क्यू बराबर के टी स्क्वायर। अब आप बताइए ध्यान देके, ठीक है, अब आप बताइए ध्यान देके कि हम लोग टी स्क्वायर के जगह पे आर क्यू अपॉन बाई के लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप विचार करिए, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर बटे आर क्यू अपॉन बाई के। अब देखिए ये आर क्यू से आर स्क्वायर कटेगा, के चल जाएगा ऊपर, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k इंटू 1 बटे r। अब आप k को रिमूव कर दीजिए क्योंकि प्रोपोर्शन के साथ साथ k नहीं रह सकता है, तो k हट जाएगा। अब हम थर्ड लॉ को मिटा देते हैं, थर्ड लॉ का काम हमारा खत्म हो गया। अब आप देखिए अब क्या हुआ, ये जो v स्क्वायर है, ठीक है ना, देखिए तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिमूव हो जाएगा तो 1 बटे r बचेगा। अब फर्स्ट इक्वेशन को आप यूज करिए, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर है। अब देखिए हम v स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करके 1 बटे r लिख देते हैं, तो जैसे ही v स्क्वायर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 1 बटे r हो जाएगा, और फिर देखिए डिवाइड में r है तो इंटू 1 बटे r को r से गुना कर दीजिए, f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटे r स्क्वायर आंसर हो गया।
कोई दिक्कत नहीं, हमें यही याद करना था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत इजीली हो भी गया, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में जो भी पॉइंट्स है उसका एक मज़ेदार वीडियो आने वाला है। तो आप जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं वे अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो नया आए आपको उसका इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जाए और आप देख सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।